नमस्ते बच्चों। तो चलिए, आज हम अपनी क्लास 12th की हिस्ट्री बुक का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। यानी हम ये समझेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई और बंगाल में अपना राज जमाया, तो वहाँ के देहाती इलाकों, वहाँ के जमींदारों और आम किसानों की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ गया। अच्छा, पहले ये देख लीजिए। ये जो सारा डिस्कशन है ये आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 पर बेस्ड है। ये आपके क्लास 12th के सिलेबस की तीसरी और आखिरी हिस्ट्री की किताब है। और इस बुक में टोटल 4 थीम्स हैं, यानी 4 चैप्टर्स हैं, जिन्हें हम एक एक करके बड़े आराम से समझेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इस बुक का पहला थीम, जो आपके सिलेबस के हिसाब से है थीम 9। नाम है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, इस बुक को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 और थीम्स बचेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, पूरे जोश के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, हम टाइम ट्रैवल करके सीधे चलते हैं 18th सेंचुरी के बंगाल में। और शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अजीब सी घटना से, एक ऐसी नीलामी की कहानी से जो बुर्दवान में हुई थी। अब आप सोचेंगे, नीलामी में क्या अजीब है? पर रुकिए, इस मामूली सी लगने वाली नीलामी के पीछे उस वक्त के पूरे सिस्टम का कच्चा चिट्ठा छुपा हुआ है। ये देखिए, ये जो शानदार महल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बुर्दवान के राजा का था। उन दिनों में राजा और जमींदार मतलब इलाके के सबसे पावरफुल लोग। उनकी इज्जत, उनका रुतबा, सब कुछ टॉप पर था। लेकिन हमारी कहानी इसी महल के मालिक की एक बहुत बड़ी परेशानी से शुरू होती है। साल था 1797। बुर्दवान में एक बहुत बड़ी पब्लिक ऑक्शन यानी सार्वजनिक नीलामी रखी गई। दूर दूर से बड़े बड़े लोग, सौदागर, खरीदार सब वहां जमा हुए थे। माहौल में ना एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी था और थोड़ी टेंशन भी। और जानते हैं इस नीलामी में बिक क्या रहा था? बुर्दवान के राजा की जमीनें, उनकी पूरी की पूरी रियासत, जिसे उस वक्त महल भी कहते थे, वो नीलाम हो रही थी। जरा इमेजिन करके देखिए कितनी बड़ी बात रही होगी। एक इतना बड़ा, इतना पावरफुल राजा और उसकी जमीन नीलाम हो रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? लेकिन ट्विस्ट तो अब आना था। जब नीलामी खत्म हुई और हिसाब किताब हुआ, तो एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि उस ऑक्शन में हुई टोटल बिक्री का 95% फर्जी था। जी हाँ, आपने सही सुना। 95% सेल्स ऐसी थीं जो असल में हुई ही नहीं थीं। ये सब एक प्लान का हिस्सा था। तो आखिर ये पंगा क्या था? जब थोड़ी छानबीन हुई तो पता चला कि ज्यादातर खरीदार तो कोई बाहर के लोग थे ही नहीं। वो तो खुद राजा के ही वफादार नौकर और उनके एजेंट थे। वो अपने मालिक के कहने पर उन्हीं की जमीन पर सबसे ऊंची बोली लगा रहे थे और उसे वापस खरीद रहे थे। मतलब राजा ने अपनी ही जमीन को अपने ही लोगों से वापस खरीद लिया। क्या दिमाग लगाया! तो इस पूरी अजीब सी घटना से हमारे सामने 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, कि आखिर इतने बड़े राजा की ऐसी हालत हुई क्यों? ऐसा क्या हो गया था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू यानी टैक्स टाइम पर नहीं दे पाए? और दूसरा सवाल, कि उन्होंने ये अनोखा तरीका, ये फर्जी नीलामी का प्लान बनाकर आखिर अपनी जमींदारी को बचाया कैसे? इन्हीं दोनों सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी को समझना पड़ेगा। इस पॉलिसी का नाम था द परमानेंट सेटलमेंट। ये ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, जिसने बंगाल के देहाती इलाकों की पूरी तस्वीर, वहाँ का समाज, वहाँ की इकोनॉमी, सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए पहले उस वक्त का बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, 1770 तक बंगाल के गांव की इकोनॉमी बिल्कुल आईसीयू में थी। बार बार अकाल पड़ रहे थे, खेती बर्बाद हो रही थी। तो इस बिगड़ती हालत को सुधारने के नाम पर कंपनी ने 1793 में लागू किया परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन हुआ इसका उल्टा। 1700 खत्म होते होते बंगाल की 75% से ज्यादा जमींदारियों के मालिक बदल चुके थे। तो आखिर ये परमानेंट सेटलमेंट था क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो ये कंपनी का बनाया एक नया टैक्स सिस्टम था। इसके अंदर कंपनी ने हर जमींदार के लिए एक रेवेन्यू अमाउंट यानी टैक्स की रकम हमेशा के लिए परमानेंटली फिक्स कर दी। मतलब आगे चाहे कुछ भी हो, ये अमाउंट बढ़ाया नहीं जाएगा। अच्छा, अब सवाल उठता है कि कंपनी ने ऐसा किया क्यों? उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उनके कुछ साफ साफ मकसद थे। उन्हें लगा कि इससे बंगाल में खेती की जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब जमींदार को पता होगा कि टैक्स फिक्स है, तो वो जमीन को बेहतर बनाने में पैसा लगाएगा। इससे लैंड ओनर्स को उनकी जमीन पर उनका हक मिलेगा।
और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे कंपनी की जेब में एक रेगुलर और स्टेबल इनकम आती रहेगी, चाहे फसल अच्छी हो या ना हो। लेकिन कंपनी का ये प्लान जो कागज पे इतना परफेक्ट लग रहा था ना, वो जमींदारों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया। उनके लिए ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस प्लान में गड़बड़ कहाँ थी कि जमींदार बेचारे अपना रेवेन्यू ही नहीं दे पा रहे थे। यहाँ एक बहुत लॉजिकल सवाल आता है कि भाई अगर रेवेन्यू परमानेंट था, हमेशा के लिए फिक्स था, तो जमींदारों को उस टाइम पर देने में क्या प्रॉब्लम थी? वो बार बार डिफॉल्ट क्यों कर रहे थे, यानी पैसा क्यों नहीं चुका पा रहे थे? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सॉलिड कारण थे। चलिए इन वजहों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि शुरुआत में जो रेवेन्यू अमाउंट फिक्स किया गया वो बहुत ही ज्यादा था, अनबिलीवेबली हाई। दूसरा, ये सिस्टम उस वक्त लागू हुआ जब बाजार में खेती के सामान की कीमतें बहुत गिरी हुई थी। किसान अपनी फसल बेचकर इतना कमा ही नहीं पाता था कि जमींदार को टैक्स दे सके। और तीसरा, ये रेवेन्यू सिस्टम बिल्कुल जिद्दी था। फसल खराब हो, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो, भैया पैसा तो पूरा और टाइम पर देना ही पड़ेगा। और इन सबसे भी ऊपर इस सिस्टम का सबसे बुरा, सबसे कठोर रूल था सनसेट लॉ, यानी सूर्यास्त कानून। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर एक फिक्स डेट को सूरज डूबने से पहले रेवेन्यू जमा नहीं हुआ तो अगले ही दिन उस जमींदार की पूरी रियासत नीलाम हो जाएगी। नो एक्सक्यूजेज, नो सेकंड चांसेस। सोच सकते हैं कितना स्ट्रिक्ट लॉ था ये। एक और दिक्कत थी, कंपनी ने जमींदारों को टैक्स कलेक्टर तो बना दिया, पर उनकी पावर छीन ली थी। पहले जमींदार के पास अपने लोग होते थे, अपनी छोटी मोटी पुलिस होती थी, जिससे वो किसान यानी रियॉट्स से टैक्स वसूलते थे। लेकिन अब कंपनी ने उनसे ये पावर ले ली, तो अगर कोई किसान टैक्स देने से मना कर दे तो जमींदार बेचारा उसके खिलाफ आसानी से कोई एक्शन ही नहीं ले पाता था। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, इतने कठोर लॉज के बावजूद, बंगाल के जमींदारों ने हार नहीं मानी। वो इस सिस्टम से परेशान जरूर थे, लेकिन उन्होंने इससे बचने के और इसको चैलेंज करने के बड़े ही क्रिएटिव और अनोखे तरीके निकाल लिए। उन्होंने कंपनी के ही सिस्टम के अंदर उसको मात देने का रास्ता ढूंढ लिया था। उनकी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल शानदार थीं। पहला, जैसा हमने बुर्दवान के राजा की कहानी में देखा, वो फिक्टिशियस सेल्स यानी फर्जी नीलामी का जुगाड़ करते थे। दूसरा, वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा घर की लेडीज जैसे माँ या पत्नी के नाम कर देते थे। इसे बिनामी ट्रांसफर कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त के कानून के हिसाब से कंपनी लेडीज की प्रॉपर्टी हाथ नहीं लगा सकती थी। तीसरा, अगर कोई नया खरीदार नीलामी में जमीन ले भी लेता तो वो अपने लथियाल्स यानी लठेटों को भेजकर उसे डरा धमकाकर भगा देते थे। और आखिर में गांव के किसान, वो भी अपने पुराने जमींदार के प्रति वफादार रहते थे और किसी बाहर वाले को कब्जा करने ही नहीं देते थे। ये टेबल उस वक्त की पावर डायनामिक्स को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ था पुराना जमींदार जिसका गांव में सोशल स्टेटस था, लोग उसकी इज्जत करते थे, उसे अपना मानते थे, उसके पास अपने लठियाल्स की मसल पावर थी। और दूसरी तरफ नीलामी में जमीन खरीदने वाला आउटसाइडर, एक अनजान आदमी, बिल्कुल अकेला होता था। गांव वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे और उसके लिए पुराने जमींदार को हटाकर जमीन पर कब्जा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था। धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक सिचुएशन बदलने लगी। बुरा दौर खत्म हुआ, खेती की उपज की कीमतें बढ़ने लगीं और पैदावार भी अच्छी होने लगी। इससे जमींदारों की इनकम तो खूब बढ़ी, लेकिन उनका कंपनी को दिया जाने वाला रेवेन्यू, वो तो परमानेंट सेटलमेंट की वजह से हमेशा के लिए फिक्स था। तो जो कानून उन्हें बर्बाद करने के लिए बना था, आखिर में वही उनके फायदे का सौदा बन गया और उन्होंने अपनी पावर को और भी मजबूत कर लिया। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे एनालिसिस से एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। कानून तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे, सनसेट लॉ जैसा सख्त कानून भी उन्हीं का था, लेकिन जमीन पर देहाती इलाकों में असली पावर किसके हाथ में थी? कागज पर कानून बनाने वाली कंपनी के या समाज में अपनी गहरी पकड़ रखने वाले जमींदार के? इस पर जरूर सोचना। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। जिस वक्त ये जमींदार कंपनी से झगड़ा कर रहे थे ना, ठीक उसी वक्त गांव के अंदर ही एक और नई ताकत पैदा हो रही थी। एक ऐसी ताकत जो ना सिर्फ कंपनी बल्कि खुद जमींदारों को भी चैलेंज कर रही थी। ये थे जोतेदार्स यानी अमीर किसान। अब ये जोतेदार्स कौन थे और उन्होंने जमींदारों की पावर को कैसे चुनौती दी, ये जानने के लिए आपको हमारा अगला एक्सप्लेनर जरूर देखना पड़ेगा।